नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं। एचएससी सीआरपीएफ व्यापम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हैं हम विंध्यासन ले। तो आप लोगों से गुजारिश फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ लोगों का कंप्लेन की नोटिफिकेशन रिसीव नहीं होता तो बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, या अपने मोबाइल के अंदर सेटिंग में जाके नोटिफिकेशन चेक करें, वो ऑफ होता है तो नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो उसको आप ऑन जरूर कर देवे, आपको जरूर नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आप लोगों से गुजारिश शेयर जरूर करिए, मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच करिए, मैक्सिमम ऑफिसर्स जब कनेक्ट होंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट जब कनेक्ट होंगे तो एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन का वो फायदा उठा पाएंगे और अपने बेहतरीन फ्यूचर को बनाने में वो लग जाएंगे और उनके लिए आप एक अच्छा काम कर सकते हैं वीडियो को शेयर करके। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की। आज का ये एमसीक्यू सेशन हमेशा की तरह एक इंपॉर्टेंट ट्रिकी बेस और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूं इस ईएसआई के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में भी। तो सबसे पहला एमसीक्यू आज के वीडियो सेशन का आप लोगों के सामने ये रहा। Which of the following assessment would be expected by the nurse for a patient admitted in emergency room with acute asthmatic attack? गौर करिएगा, सवाल ने क्या पूछा है, असेसमेंट करना है आपको। एक्सपेक्टेड असेसमेंट क्या रहेगा आपके द्वारा, जो मरीज एडमिट हुआ है इमरजेंसी के अंदर और डायग्नोसिस है इसका एक्यूट अस्थमेटिक अटैक। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है डिफ्यूज एक्सपिरेटरी वीजिंग, सेकंड है नो रिलीफ फ्रॉम इनहेलेड, थर्ड है लूज प्रोडक्टिव कॉफ एंड फोर्थ है फीवर एंड चिल्स। बीमारी है एक्यूट अस्थमेटिक अटैक। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम पीपल सही डायरेक्शन के अंदर है। आपने एक शब्द पकड़ा है अस्थमा से। अस्थमा वो बीमारी है जिसमें क्या होता है, ब्रोंकोस्पाज्म। हम सब जानते हैं अस्थमा में क्या होता है, ब्रोंकोस्पाज्म। ब्रोंकोस्पाज्म जब भी होगा तो एक्सपिरेटरी वीजिंग वहां पे देखने को मिलती है ना, बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल करेक्ट है, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, ए करेक्ट है। यहाँ पे वीजिंग होगा, वहां पे वीजिंग जो है वो अस्थमा के अंदर देखने को मिलता है। डिफ्यूज एक्सपिरेटरी वीजिंग अस्थमा का साइन है और इसका रीजन है ब्रोंकियल ट्री जो है, ब्रोंकियल पाथवे जो है उसका कॉन्स्ट्रिक्शन होना, नैरो होना। लूज प्रोडक्टिव कॉफ जो है वो बेसिकली म्यूकस के ज्यादा सिक्रीशन की वजह से बनता है ना। कुछ लोगों का जवाब सी था, ये ज्यादा म्यूकस का सिक्रीशन होता है, लेकिन अस्थमा में सम टाइम म्यूकस का सिक्रीशन तो रहेगा, लेकिन इससे पहले वीजिंग साउंड जो है इसका क्लासिकल सिम्टम है। इनहेलर से रिलीफ नहीं आना और फीवर और चिल्स ये अस्थमा के इनिशियल एक्सपेक्टेड फाइंडिंग से संबंधित नहीं है। तो बी, सी और डी यहाँ पे खोटे जवाब है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डिफ्यूज एक्सपिरेटरी वीजिंग। बहुत ही अच्छे, वेरी गुड। क्वेश्चन है, ऑन ए फॉलो अप विजिट आफ्टर हैविंग ए वेजाइनल हिस्टेक्टोमी a 32-year old patient has an elevated temperature and decreased hematocrit, which complication does this suggest? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वेजाइनल हिस्टेक्टोमी किया है हमने, दैट इज रिमूवल ऑफ यूट्रस थ्रू वेजाइना। 32 ईयर ओल्ड पेशेंट है, फीमेल है, टेम्परेचर एलिवेटेड है और हिमेटोक्रिट कम है। गौर करिएगा, हिमेटोक्रिट कम है और टेम्परेचर एलिवेटेड है, क्या कॉम्प्लिकेशन सजेस्ट करता है? व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ हिमेटोक्रिट? आरबीसी पता होना चाहिए आपको, आरबीसी का रिफ्लेक्टेड है हिमेटोक्रिट, आरबीसी की वैल्यू कम, हिमेटोक्रिट की वैल्यू कम, डेफिनेटली आरबीसी की वैल्यू कम है। तो आप थोड़ा अंदाजा लगा दो कि एक लेडी जिसका एज 32 ईयर है, हिमेटोक्रिट कम है और टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में, मतलब फॉलोअप कंडीशन में आई है, वेजाइनल हिस्टेक्टोमी पहले हो रखा है। ऑप्शन है हिमेटोमा, हाइपोवॉल्यूमिया, इन्फेक्शन और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। देखिएगा जितने लोग ये इन्फेक्शन का जवाब दे रहे हैं ये खोटा जवाब है, बता देता हूं मैं। ये सी पे आप फोकस कर रहे हो, ये खोटा जवाब है, ये सही नहीं है। आप टेम्परेचर को ध्यान में रख के इन्फेक्शन का बोल रहे हो, लेकिन एक और वर्ड है यहाँ पे डिक्रीज हिमेटोक्रिट, तो इन्फेक्शन में हिमेटोक्रिट कम होने का कोई रीजन नहीं है। इन्फेक्शन में टेम्परेचर जरूर बढ़ सकता है पर हिमेटोक्रिट क्यों कम होगा? यहाँ एक सिम्टम नहीं है, सिम्टम दो दिए हुए, सी खोटा जवाब है, सी खोटा जवाब है, चेंज करिएगा इसको। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ए, हिमेटोमा। वेरी गुड, कुछ लोगों ने ठीक से पहचाना। जब आप इसके ऊपर फोकस करें, मैंने इसी पे फोकस किया कि हिमेटोक्रिट कम है, आरबीसी कम है, मतलब वॉल्यूम कम है, मतलब कहीं ना कहीं ब्लीडिंग हो रहा है, तो हिमेटोमा डेवलप होना, टेम्परेचर का एलिवेट होना और हिमेटोक्रिट का कम होना, ये इंडिकेटर होता है हिमेटोक्रिट के, हिमेटोमा के। तो ये दोनों साइन जो है वो किसको इंडिकेट करते हैं? हिमेटोमा को।
एब्डोमिनल और वेजाइनल जो स्टेक्टोमी होता है उसका एक डिलेड कॉम्प्लिकेशन है हीमेटोमा, और मरीज फॉलोअप में है तो ये एक डिलेड पीरियड है, और डिलेड टाइम के अंदर कॉम्प्लिकेशन बन रहा है इसका हीमेटोक्रिट का कम होना और टेम्परेचर का बढ़ा होना। हाइपोवोल्यूमिया जो होता है जब भी बॉडी में होता है, जो बी ऑप्शन में, जब भी हाइपोवोल्यूमिया होगा तो हाइपोवोल्यूमिया की कंडीशन के अंदर हीमेटोक्रिट की वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है ना, क्योंकि जब वॉल्यूम कम होता है तो उसकी तुलना में आरबीसी के नंबर ज्यादा होते हैं, तो हीमेटोक्रिट और हीमोग्लोबिन आप ज्यादा मिलेगा। जो भी मरीज डिहाइड्रेटेड होता है जिसका बॉडी में वॉल्यूम कम होता है उसमें हीमोग्लोबिन और हीमेटोक्रिट तो ज्यादा देखने को मिलता है। और डिक्रीज हीमेटोक्रिट कभी भी साइन नहीं होता है इन्फेक्शन का, इसलिए सी आंसर हमने पहले ही बोल दिया कि ये गलत है। और जो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है उसके साइन होते हैं चेस्ट में पेन होना, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होना, कफ होना, हिमोप्टिसिस होना, स्पुटम में कप आना, रेस्टलेसनेस होना, इस तरीके के साइन इंडिकेट करते हैं थ्रोम्बोएम्बोलिज्म को, तो ये भी जवाब खोटा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए, हीमेटोमा। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। क्वेश्चन है, द नर्स मस्ट नो दैट द मोस्ट एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम अवेलेबल इज, है ना, मोस्ट एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम पूछा है। एज ए नर्स आप ये जानते हैं कि मोस्ट एक्यूरेट डिलीवरी सिस्टम कौन सा होता है? ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, वेंचुरी मास्क, पार्शियल नॉन रीब्रीदिंग मास्क, नेजल कैन्यूला और सिंपल फेस मास्क। फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा। मोस्ट एक्यूरेट मतलब इतना प्रतिशत आप देना चाहो उतना ही जाएगा, इसको बोलते हैं मोस्ट एक्यूरेट। मोस्ट एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट, वेरी गुड। मोस्ट एक्यूरेट डिलीवरी सिस्टम कौन सा है? ये क्वेश्चन ने पूछा है। नॉन रीब्रीदिंग मास्क जो है वो डिलीवर करता है हाईएस्ट कंसंट्रेशन, जो कि 95 से 100%, है ना। ये सबसे अच्छा तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है ऑक्सीजन डिलीवर करने का, है ना। नॉन रीब्रीदिंग मास्क जो होता है वो 95 टू 100% सेचुरेशन के साथ में ऑक्सीजन डिलीवर करता है ना। तो ये सबसे अच्छा है परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू में। लेकिन आपको अगर एक्यूरेटली मेजर करके देना है कि इतना परसेंट हमें ऑक्सीजन देना है, तो उसके लिए होता है वेंचुरी मास्क। डिफरेंट कलर कोडिंग मास्क आता है। मोस्ट एक्यूरेट अवेलेबल, एक्यूरेट का मतलब है यहाँ पे कि मेजरमेंट फिक्स है, इतना चाहिए तो इतना ही देंगे। नॉन ब्रीदिंग हाईएस्ट देता है। अगर आपको पूछ रहे, यही क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि आपको हाईएस्ट अमाउंट के अंदर कौन सा देगा, है ना, हाईएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, तब नॉन रीब्रीदिंग। और एक्यूरेट डिलीवरी सिस्टम कौन सा है? तो वेंचुरी मास्क। नेजल कैनुला कॉमनली यूज करते हैं, 2 to 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से ये दिया जाता है, और आसान तरीका है, सिंपल है, मरीज इसके साथ में खा पी सकता है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला होता है सिंपल फेस मास्क, जो सबसे ज्यादा हॉस्पिटल सेटअप में यूज करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए, वेंचुरी मास्क। बहुत अच्छे, वेरी गुड। एन एनुअल पेप टेस्ट इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन पेशेंट्स। एनुअल पेप टेस्ट जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है किस तरीके के मरीजों में? ऑप्शन दिया हुआ है, विद ए हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट कैंडिडाइसिस, सेकंड है हु बिकम प्रेग्नेंट बिफोर एज 20, थर्ड है इन्फेक्टेड विद ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, फोर्थ वन है हु हैव यूज्ड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर ए शॉर्ट टाइम। सवाल ने क्या पूछा है? एनुअल जो पेप टेस्ट किया जाता है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है कौन से मरीजों के अंदर? फटाफट से जवाब लिखिएगा, फटाफट से। पेप टेस्ट किसके लिए किया जाता है? आपको पता होना चाहिए। पेप टेस्ट किया जाता है सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोस करने के लिए, सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोस करने के लिए। और सर्वाइकल कैंसर का सबसे बड़ा कारण, अगर मैं बोलूं 90% कारण जो होता है वो होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो जो मरीज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से इंफेक्टेड रहेगा उस मरीज के अंदर एनुअल पेप टेस्ट करना पड़ेगा, ये पता लगाने के लिए कि उसको सर्वाइकल कैंसर तो नहीं है ना। फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है रिकरेंट कैंडिडाइसिस जो होता है वो यहाँ पे रिस्क, सर्वाइकल कैंसर की रिस्क को नहीं बढ़ाता है। जो लेडी प्रेग्नेंट हुई है 20 साल से पहले उसमें भी ये सर्वाइकल कैंसर की रिस्क को नहीं बढ़ाता है। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल शॉर्ट टाइम के लिए लेने से सर्वाइकल कैंसर नहीं होता। तो ए, बी और डी ये सर्वाइकल कैंसर की रिस्क पैदा नहीं करते हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वाला मरीज सर्वाइकल कैंसर की रिस्क पे है, और उसमें डायग्नोस करने का टेस्ट होगा एनुअल पेप टेस्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत ही शानदार। ए पेशेंट इज ऑन एंटीकोलिनर्जिक मीटर डोज इनहेलर, एमडीआईस। मरीज जो है
वो एंटीकोलिनर्जिक एमडीआईज के ऊपर है। फॉर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज सीओपीडी है उसको, व्हाई शुड द नर्स सजेस्ट ए स्पेसर फॉर द क्लाइंट? एक मरीज है जिसको एंटीकोलिनर्जिक एमडीआई चल रहा था सीओपीडी वाली बीमारी की वजह से, क्यों नर्स सजेस्ट करती है उसको स्पेसर? फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है डिक्रीज एडमिनिस्ट्रेशन टाइम टू द ऑफ द मेडिकेशन, सेकेंड है इंक्रीज क्लाइंट कॉम्प्लियंस, थर्ड है इंप्रूव एरोसोल डिलीवरी इन क्लाइंट हु आर नॉट एबल टू कोऑर्डिनेट द एमडीआई, फोर्थ है प्रिवेंट एग्जासर्बेशन ऑफ सीओपीडी। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। मरीज जो है उसको एंटीकोलिनर्जिक एमडीआई चल रहा है सीओपीडी के लिए, क्या कारण है कि आप उसको स्पेसर देना प्रीफर करेंगे? स्पेसर क्यों देना चाहते हैं? वेरी गुड, कुछ लोगों ने खोटे जवाब दिए हैं। एमडीआईज चल रहा है, आपने स्पेसर क्यों सजेस्ट किया? फर्स्ट है डिक्रीज एडमिनिस्ट्रेशन टाइम ऑफ मेडिकेशन, सेकेंड है इंक्रीज क्लाइंट कॉम्प्लियंस, थर्ड है इंप्रूव एरोसोल डिलीवरी इन क्लाइंट हु आर नॉट एबल टू कोऑर्डिनेट द एमडीआई, और लास्ट वन है प्रिवेंट एग्जासर्बेशन ऑफ सीओपीडी। फटाफट से जवाब लिखिएगा। एमडीआईज मीटरडोज इनहेलर, जितने भी जो ड्रग्स होती है जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सीओपीडी वाले मरीजों के अंदर देखने देने दी जाती है, वो एमडीआईज के फॉर्म में देते हैं। आपने क्यों सजेस्ट किया उसको स्पेसर? स्पेसर क्यों दिया आपने? एमडीआईज को बदल के स्पेसर क्यों दिया? देखिएगा, सीओपीडी जो बीमारी होती है, सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इसमें मरीज जो होता है उसको इनहेलर फॉर्म में वो मेडिकेशन ले रहा है, और एमडीआई जो होता है उसमें उसको जो मेडिकेशन इनहेल करने का तरीका होता है वो डिफरेंट है, और स्पेसर से इनहेल करने का तरीका डिफरेंट है, लेकिन दोनों को इनहेल करना पड़ता है। अब जो सीओपीडी का मरीज है उसमें डिलीवरी जो है ऑक्सीजन की ज्यादा अगर होगी तो सीओपीडी को एग्जासर्बेट करती है, तो अगर अपन स्पेसर से देंगे तो एक सही अमाउंट में अंदर की तरफ एयर एंटर होगी, तो सीओपीडी का एग्जासर्बेशन नहीं होगा। करेक्ट आंसर डी है, सी खोटा है, डी यहाँ पे करेक्ट है। प्रिवेंट एग्जासर्बेशन ऑफ सीओपीडी, उसका रीजन है स्पेसर से सही अमाउंट में एक कोऑर्डिनेशन के अंदर एयर की एंट्री होती है, जिससे मरीज में सीओपीडी का एग्जासर्बेशन नहीं होगा। ए, बी और सी खोटे जवाब है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, टू प्रिवेंट एग्जासर्बेशन ऑफ सीओपीडी। बहुत अच्छे, वेरी गुड। विच ऑफ देम स्प्रेड बाय परक्यूटेनियस रूट? कौन सा परक्यूटेनियस रूट से स्प्रेड होता है? ऑप्शन है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ई और नन ऑफ द अबव। कौन सा परक्यूटेनियस रूट से स्प्रेड होता है? परक्यूटेनियस रूट, फटाफट से जवाब लिखिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिएगा, परक्यूटेनियस का मतलब है पेरेंट्रल रूट हो गया, है ना। सबक्यूटेनियस परक्यूटेनियस जो रूट होंगे, तो ये एंट्रल तो है नहीं, ये कौन सा रूट है? पेरेंट्रल। और पेरेंट्रल रूट से होने वाला हेपेटाइटिस कौन सा होता है? वेरी गुड, हेपेटाइटिस बी। करेक्ट आंसर है बी, जवाब है हेपेटाइटिस बी, पेरेंट्रल रूट से होता है। हेपेटाइटिस जो ए है, हेपेटाइटिस ई जो होता है, उनकी स्प्रेडिंग जो है वो परक्यूटेनियस रूट से नहीं होती है, हेपेटाइटिस बी की होती है। हेपेटाइटिस ए ओरोफिकल रूट से होता है ना। तो हेपेटाइटिस बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, परक्यूटेनियस रूट से स्प्रेडिंग। वेरी गुड, बहुत अच्छे। पेरिनियल पेन इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्जर्वेबल कॉज सजेस्ट विच कंडीशन? एक मरीज है जिसको पेरिनियल पेन हो रहा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि पेरिनियल पेन जो है किसी भी दूसरी ऑब्जर्वेशन के एब्सेंस में, पेरिनियल पेन इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्जर्वेबल कॉज, कोई भी कारण नहीं है फिर भी पेरिनियल पेन हो रहा है, किस चीज को सजेस्ट करता है? कोई भी कारण नहीं है, कोई भी रीजन नहीं है, फिर भी पेरिनियल पेन हो रहा है, क्या कंडीशन को सजेस्ट करता है? फर्स्ट ऑप्शन है एंडोमेट्रियोसिस, सेकंड है इंटरनल हेमरोइड्स, थर्ड है प्रोस्टेटाइटिस, फोर्थ वन है रीनल कैलकुलाई। फटाफट से जवाब लिखिएगा। एक पेशेंट जो फील कर रहा है पेरिनियल पेन और डिस्कम्फर्ट, लेकिन कोई नॉन कोज हमें पता नहीं है, फिर भी हो रहा है, क्या कारण हो सकता है? कुछ लोगों ने हेमरोइड बोला है, तो हेमरोइड कारण है ना, वहां पे पाइल्स है, इंटरनल हेमरोइड है, ये कोज है, वहां कोज की वजह से होता है पेन, है ना। बिना कारण के अगर पेरिनियल पेन हो रहा है बिना किसी नॉन कोज के, तो ये प्रोस्टेट का पेन है, और प्रोस्टेट का पेन होता है प्रोस्टेट के इन्फ्लामेशन से। सी करेक्ट आंसर है सब।
इन्फ्लामेशन ऑफ द प्रोस्टेट इज नोन एज प्रोस्टेटाइटिस, और प्रोस्टेट पेन होता है जो कि पेरिनियल एरिया के अंदर मरीज फील करता है, डिस्कम्फर्ट उसको देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन में जो लिखा हुआ है एंडोमेट्रियोसिस, ये लोअर एब्डोमिनल पेन करता है, डीप पेल्विक पेन होता है, और यहाँ पे जो है इसकी लोकेशन जो है वो अलग अलग जगह पे देखने को मिलती है, मतलब मूवेबल पेन हम कह सकते हैं इसको। हेमरोइड जो होता है बी ऑप्शन में लिखा है, इसमें रेक्टल पेन और प्रेशर होता है, वो पेरिनियल पेन नहीं है। और रीनल कैलकुलाई जो होता है उसमें फ्लैंक एरिया के अंदर पेन होता है, इसलिए एंडोमेट्रियोसिस भी नहीं हो सकता, हेमरोइड नहीं हो सकता और रीनल कैलकुलाई नहीं हो सकता। तो सिर्फ पेल्विस पेन अगर पेरिनियल पेन हो रहा है तो ये प्रोस्टेटाइटिस इसका जवाब है। तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए बी और डी यहाँ पे खोटे जवाब है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। acute pancreatitis is manifested by an elevated acute pancreatitis, that is the inflammation of pancreas में क्या बढ़ावा देखने को मिलेगा? आज के एमसीक्यू सेशन का सबसे इजी क्वेश्चन है ये, तो जवाब एक का भी गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बताता हूं, सीरम बिलिरुबिन, सीरम एमाइलेज, सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज, क्या बात है, सीरम क्रिएटिनिन, मतलब किसी ने गलत की हर संभावनाओं को खत्म कर दिया। प्राउड ऑफ यू रियली। इस तरीके के जवाब जब मैं देखता हूं तो मुझे अपने आप पे फक्र होता है कि कुछ प्रोडक्ट वास्तव में तैयार हो रहे हैं जो एम्स की बैंड बजा के रखेंगे, एम्स के टेंटुए को दबा के छोड़ेंगे, है ना। मतलब ये एक इस तरीके का आभास है, मतलब ये ऐसी फीलिंग है जब इतने लोग एक साथ सही जवाब देते हैं ना, तो ये एक ऐसी फीलिंग है जिसको वर्ड्स में बयान नहीं कर सकते, है ना। और ऐसी फीलिंग जो है आप लोगों के द्वारा मुझे जो फील होती है वो हमेशा मुझे मोटिवेट करती रहती है कि मैं एक बेस्ट एमसीक्यू आपको हमेशा डिलीवर करूं, और कोशिश रहती है हमेशा कि मैं उन एमसीक्यू तक पहुंचूं जो नॉट सेट जैसे पेपर्स के अंदर आने की कोशिश करते हैं, और 100% हम वहां तक पहुंच के दम लेंगे, और एक दिन हम वो रैंक निकाल पाएंगे, है ना। सिलेक्शन नहीं, रैंक, फर्स्ट रैंक इन नॉट सेट, इसी चैनल किससे बंदे को निकाल के दम लेंगे। तो बिल्कुल कंटिन्यू करिए, और एक और काम करिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए ये कंटेंट। आज आपके लिए मददगार है, आप ही के जैसे किसी और इंसान के लिए बहुत मददगार हो सकता है। मेरी हाथ जोड़ से विनती है कि अपने स्टेटस, अपने ग्रुप्स के अंदर, अलग अलग जगह पे, देखो लिमिटेड है मेरा पहुंच, आप लोग जब साथ में जुड़ेंगे पहुंच बढ़ेगी, मैक्सिमम लोगों तक शेयरिंग होगी, मैक्सिमम लोग जुड़ेंगे, और इस बेहतरीन सेशन का जब वो फायदा उठाएंगे तो एक आप अनजाने के अंदर इतना अच्छा काम करेंगे कि उसका फ्यूचर मेकअप होगा। किसी का भविष्य बनाना दुनिया में सबसे सुखदायी और सबसे सुकून वाला काम होता है, करके देखिएगा आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे आपने बहुत अच्छा किया कि आपने जवाब दिया सीरम एमाइलेज। एमाइलेज और लाइपेज जो है वो साहब एलिवेटेड हो जाता है एक्यूट पैनक्रेटाइटिस के अंदर। डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट है पैनक्रेटाइटिस का। पैनक्रेटाइटिस एक बीमारी है जिसमें पैनक्रियाज का इन्फ्लामेशन हो जाता है, और मरीज जो है उसमें पैनक्रेटिक एंजाइम के लीक हो जाने से पैनक्रियाज ऑटो डाइजेस्टेड होना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से जो है ये वहां पे पैनक्रियाज के एमाइलेज और लाइपेज जो दोनों एंजाइम है उनका लेवल बढ़ जाता है। तो करेक्ट आंसर डेफिनेटली बी होगा। 100% लोगों ने सही जवाब दिया है, देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया है। आगे लेके चलता हूं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, गॉड ब्लेस यू। क्वेश्चन है, व्हेन वी केयरिंग फॉर ए पेशेंट विद पोस्ट ऑपरेटिव वुंड एविसरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम, डेफिनेटली मल्टीपल टाइम आस्किंग क्वेश्चन। एविसरेशन एक ऐसा क्वेश्चन है साहब, आपको कई जगह मिलेगा, बार बार मिलेगा, कूद कूद के मिलेगा ये, और आपको धाप धाप के जवाब देना है इसका, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। पोस्ट ऑपरेटिव होने वाले दो इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन, डीहिसेंस और एविसरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल ने पूछा है विच एक्शन शुड द नर्स परफॉर्म फर्स्ट। एक मरीज है, देखो डिसेंस, जैसे आपने सर्जरी किया, सर्जरी के बाद में आपने स्टिच लगाई, जो मरीज ओबीज होते हैं, मोटे होते हैं, उनकी स्टिच लाइन खुल जाती है, उनका खुल जाना तो कहलाता है डिहिसेंस, है ना। उसका खुल जाना, दूर हो जाना जो है वो तो कहलाता है डिहिसेंस। और अगर वो दूर होके अंदर के ऑर्गन जो है, आंत है, इंटेस्टाइन है, वो उस साइट में से बाहर आ जाए, तो उसके लिए वर्ड काम में लेते हैं एविसरेशन, ई एग्जिट। ई मतलब एविसरेशन, ई मतलब एग्जिट। कौन एग्जिट हो गया? उस वुंड वाली साइड से अंदर की आंत बाहर आ गई, ये एविसरेशन, ये पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है। हो गया एक मरीज को आंत बाहर आ गई, सबसे पहला एक्शन आपका क्या होगा? क्वेश्चन ने पूछ लिया आपसे। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सप्लेन टू द पेशेंट व्हाट इज हैपनिंग एंड प्रोवाइड सपोर्ट, मरीज को समझाएं क्या हुआ है आपके साथ में, और तुरंत उसको सपोर्ट प्रोवाइड करें। सेकंड है कवर द प्रोटूज ऑर्गन, जो ऑर्गन प्रोटूज हुआ है, जो बाहर आया है, उसको कवर कर दो स्टेराइल गॉज से, मॉइस्चर गॉज से और स्टेराइल सलाइन सॉल्यूशन से। तीसरा है पुश द प्रोडक्टिव ऑर्गन बैक इनटू द एब्डोमेन, जो बाहर आया उसको तुरंत अंदर डाल देंगे वापस। अगला है आस्क द पेशेंट टू ड्रिंक एज मच फ्लूइड एज पॉसिबल, मरीज को बोलो जितना पॉसिबल हो उतना पानी पियो फटाफट।
विच इज द करेक्ट वन, विच इज द करेक्ट वन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने सही पहचाना है। और हम हमेशा पढ़ते हैं एविसरेशन एक सर्जिकल इमरजेंसी है, पर जब तक सर्जरी नहीं हो जाता है, जो ऑर्गन प्रोट्रूज हुआ है, जो ऑर्गन बाहर निकला है, उस ऑर्गन को स्टेराइल गोज से, मॉइस्ट सलाइन गोज से क्या कर दो, कवर कर दो। बी बिल्कुल डेफिनेटली सबसे पहले लिए जाने वाला एक्शन है। कभी भी मरीज जो है उसके ऑर्गन को वापस अंदर बैक प्रोट्रू अंदर पुश करने की कोशिश नहीं करनी है, फ्लूइड का यहाँ पे रोल नहीं है। और मरीज को समझाना ये बाद की बात है, पहली इमरजेंसी है कि आपको उसको कवर करना है ताकि उसमें इंफेक्शन की रिस्क को क्या किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके, इनके इंफेक्शन की रिस्क जो है उसको कम किया जा सके। अगर मरीज को आप बताएंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो इससे पेशेंट की एंजाइटी जो है जरूर रिड्यूस होती है, लेकिन ये प्रायोरिटी नहीं है, मतलब थोड़ा रुक के बाद में बताया जा सकता है ना। और ऑर्गन को वापस पुश करेंगे तो उसमें टीयर या डैमेज हो सकता है, इसलिए अपने को अवॉइड करना है। और एविसरेशन जो है एक सर्जिकल इमरजेंसी है, तो यहाँ पे मरीज को एनपीओ करना है तुरंत, क्योंकि थोड़ी देर में सर्जरी होगी। तो अगर आप पानी पिला दोगे तो ऑपरेशन कैसे होगा? समझ रहे हो बात को? दिमाग में आ रहा है? दिमाग का बटन जला, शटर जला, कुछ तो जला होगा। हाँ, वेरी गुड। तो ये समझना जरूरी है कि 3 गलत क्यों है, तो एक अपना आप सही हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? वेरी गुड। तो अगले वाले का सही जवाब देना। फिर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया? प्रीवियस क्वेश्चन को समझा और समझ में आया तो इसका जवाब बिल्कुल बनेगा। क्या मैनेजमेंट रहेगा हाइपरकैलेमिया का? अगर आपने लास्ट वीडियो सेशन देखा, उससे पहले वाला देखा, तो इस सवाल का जवाब आप दे दोगे साहब। पहला ऑप्शन है इंसुलिन विद ग्लूकोज, सेकंड है सोडियम बाइकार्बोनेट, थर्ड है मैग्नीशियम सल्फेट, और फोर्थ ऑप्शन आपको क्या मिला है यहाँ पे, पोटेशियम क्लोराइड। सवाल ने आपको क्या पूछा है? हाइपरकैलेमिया क्या मतलब होता है? हाइपरकैलेमिया का एलिवेटेड सीरम पोटेशियम लेवल, और कितने से ज्यादा होने को हाइपरकैलेमिया कहते हैं? 3.5 से 5.1 नॉर्मल होता है, 5.1 से ज्यादा हो गया तो कंडीशन क्या बन जाएगी? हाइपरकैलेमिया। अब सवाल ने आपसे पूछ रखा है हाइपरकैलेमिया का इलाज बताओ। दो ऑप्शन है जो हाइपरकैलेमिया के इलाज के दे दिए, आपको दो में से एक ही चूज करना है। और मैक्सिमम लोगों ने जो एक ऑप्शन चूज किया है वो बिल्कुल सही चूज किया है, बिल्कुल सही चूज किया। कल के वीडियो लेक्चर में शायद मैंने आपको बताया था कि हाइपरकैलेमिया के इलाज के अंदर दो दवाई काम में लेते हैं, इंसुलिन विद ग्लूकोज भी काम में लेते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट भी काम में लेते हैं। लेकिन सबसे पहले नंबर पे, सबसे फर्स्ट नंबर पे हाइपरकैलेमिया का इलाज, बिल्कुल वेरी गुड, जो सबसे पहले नंबर पे है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाइपरकैलेमिया का सबसे पहला इलाज है इंसुलिन प्लस ग्लूकोज। और कौन सा ग्लूकोज काम में लेते हैं? 25% डेक्सट्रोज। बहुत ही अच्छे। सोडियम बाइकार्बोनेट बाद की ड्रग है, प्रायोरिटी में नहीं रहेगी, सबसे पहले ये यूज करेंगे, तो ए ऑप्शन रहेगा। मैग्नीशियम और पोटेशियम का कोई रोल नहीं है हाइपरकैलेमिया, क्योंकि ऑलरेडी पोटेशियम जो है यहाँ पे क्या है, ज्यादा है आपका। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या देना है? ए, इंसुलिन विद ग्लूकोज। एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। क्वेश्चन है, द नर्स इज इवेलुएटिंग ए पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिवली फॉर इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के लिए आप मरीज को क्या कर रहे हो? इवेलुएट कर रहे हो। और मरीज कौन सी कंडीशन में? पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन के अंदर है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ इन्फेक्शन? इन्फेक्शन को इंडिकेट करने वाला फैक्टर कौन सा है? नीचे जो दिए हुए इनमें इन्फेक्शन को कौन इंडिकेट कर रहा है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है द प्रेजेंस ऑफ एन इंडवेलिंग यूरिनरी कैथेटर, यूरिनरी कैथेटर प्रेजेंट है, पोलिस कैथेटर लगा हुआ है, वो इंडिकेट कर रहा है। सेकंड है टेम्परेचर 100 है, ये इंडिकेट कर रहा है। थर्ड है रेड वार्म तो टेंडरनेस है इंसिजन एरिया में, ये इंडिकेट कर रहा है। फोर्थ वन है डब्ल्यूबीसी काउंट 8000 है, ये इंडिकेट कर रहा है। इन्फेक्शन को कौन इंडिकेट कर रहा है साहब? जवाब दीजिएगा, इन्फेक्शन को कौन इंडिकेट कर रहा है? पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर टेम्परेचर का 100 होना इन्फेक्शन नहीं है, यही तो पंगा है। देखो, पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में टेम्परेचर का 100 होना इन्फेक्शन नहीं है। बी बिल्कुल खोटा जवाब है। जिन्होंने बी जवाब दिया ना, 10 बार सही जवाब लिखेंगे जब मैं बताऊंगा भी सही जवाब। बी बिल्कुल खोटा जवाब है। रेक्टल टेम्परेचर जिसका 100 होना, एक माइनस कर दो, 99 है। पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में 99 ये नॉर्मल माना जाता है, क्योंकि इंफ्लामेटरी प्रोसेस चलता है सर्जरी के दौरान, तो थोड़ा बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होकर रहता है। हाथों हाथ पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में इंडवेलिंग कैथेटर कभी भी इंफेक्शन का रीजन नहीं बनता, ये बहुत ज्यादा टाइम निकलने पे कारण बन सकता है। और डब्ल्यूबीसी काउंट 8000 नॉर्मल है, ये इंफेक्शन है ही नहीं। जब ये तीन चीजें नहीं है तो चौथा एक ही बचा। अगर वहां पे रेडनेस है, अगर वहां पे वार्मथ है एरिया, अगर वहां पे जो है टेंडरनेस है, तो इंसिजन एरिया के ऊपर रेडनेस, वार्मथ और टेंडरनेस इंडिकेट करती है कि क्या हो चुका है, इंसिजन वाली साइड पे क्या हो चुका है, इन्फेक्शन। तो सी बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये आगे जाके इन्फेक्शन का बड़ा सोर्स बनने वाला है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्वेश्चन है डिस्टेंडेड एब्डोमेन एंड एब्सेंस ऑफ बॉवल साउंड आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी इंडिकेट।
एब्डोमेन का डिस्टेंशन और बोवल साउंड का एब्सेंट होना एब्डोमिनल सर्जरी के बाद में क्या इंडिकेट करता है? आज के एमसीक्यू सेशन का सेकंड इजी क्वेश्चन, और आई होप कि 100% करेक्ट आंसर मिलेगा यहाँ पे मुझे 100%। फर्स्ट ऑप्शन है इंटुससेप्शन, सेकंड वन है पैरालाइटिक इलियस, थर्ड वन है हेमरेज और फोर्थ वन है रप्चर कोलन। पैरालिसिस ऑफ द इंटेस्टाइन, पैरालिसिस ऑफ द इंटेस्टाइन हो गया है क्योंकि एब्डोमेन डिस्टेंडेड है, बोल साउंड एब्सेंट है, इसका मतलब इंटेस्टाइन का क्या हो चुका है? पैरालिसिस। तो जवाब कहां बनेगा? बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट, एक्सीलेंट, बी इज द करेक्ट वन। पैरालाइटिक इलियस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द जीआई सिस्टम आफ्टर सर्जरी, एब्डोमेन का डिस्टेंशन और बोल साउंड का एब्सेंट होना। इंटुससेप्शन जो होता है इसमें टेलीस्कोपिंग ऑफ द इंटेस्टाइन होती है, टेलीस्कोपिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, और टेलीस्कोपिंग ऑफ द इंटेस्टाइन जो होती है ये बच्चों में होने वाली एक एनोमली है, ये ऑपरेशन के बाद की कंडीशन नहीं है, एक आंत दूसरी आंत के अंदर घुस जाती है, इसको टेलीस्कोपिंग कहते हैं। तो यहाँ पे इसका क्लासिकल साइन है रेड कुरांट जेली लाइक स्टूल, और इसके अलावा वहां पे अगर फीलिंग रहेगी तो साउसे से मास देखने को मिलेगा, सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा। तो ये जो यहाँ पे सिम्टम दिए हुए नहीं है। हेमरेज का इंडिकेशन होता है टेकिकार्डिया, तो ये ऑप्शन में कहीं दिया हुआ नहीं है, और रप्चर कोलन होगी तो सीवियर पेन होगा, फीवर होगा, ये नहीं दिया हुआ है। तो ए, सी और डी यहाँ पे खोटे जवाब बनते हैं, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पैरालाइटिक इलियस यहाँ पे जवाब बनेगा डिस्टेंडेड एब्डोमेन एंड एब्सेंट ऑफ बोवल साउंड आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी, पैरालाइटिक इलियस। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसके अलावा एक काम करें, भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने, सारथीपन दिखाइए। एक आदमी 20 लोगों को जोड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। मैं लिमिटेड हूं, आप उसमें कड़ी का काम करेंगे, और ये जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है उस आदमी तक पहुंचाएंगे जिसको इसकी जरूरत है, उसका भविष्य बनेगा। आपका तो बन ही गया, उसका बनेगा, और किसी का भविष्य निर्माण करना दुनिया में सबसे सुखद अनुभव देने वाला काम है। भविष्य निर्माण करें, अपने स्टेटस पे लगाए, ग्रुप्स में शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच करें। डेफिनेटली हम उन सब लोगों की मदद कर पाएंगे जिन लोगों को यहाँ पे जरूरत है एग्जाम से पहले इस तरीके के मटेरियल की। तो मिलते हैं दोबारा एक नई एनर्जी, नए एमसीक्यू सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।